अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं एक वायरल वीडियो के हवाले से जो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रही है। ये वीडियो कनाडा के शहर ब्रैम्पटन की है, जहां एक होटल में वेटर की मुलाजमत के लिए हज़ारों भारतीय तलबा की कतार लगी, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। और ये वीडियो क्यों इतनी वायरल हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या इसकी कहानी है, ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट में जो वेटर्स हैं और दीगर 5 मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए तकरीबन 3000 तलबा यहाँ पर जमा हुए हैं और उनमें से अक्सरियत भारतीय तलबा की बताई जा रही है, जो कि इस बात की अक्कासी करती है कि न सिर्फ गरीब ममालिक बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी मुआशी मसाइल से इस वक्त हमें दो चार दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की सदाकत की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये वाक़या मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ये वीडियो हमें इस बात की याद दिलाती है कि मौजूदा मुआशी हालात कितने मुश्किल हो चुके हैं कि लोग अच्छी ज़िंदगी की तलाश में तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख तो कर रहे हैं जहां उन्हें मुलाजमत के मौके मिलें, लेकिन फिर जब हम इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं तो यहाँ से हमें एक ये चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है कि इन तमाम ममालिक में भी शायद उस तरह से अब जॉब अवेलेबल नहीं है जैसा कि हम लोग यहाँ से सोच कर जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो के बारे में मुख्तलिफ आरा इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस सूरत हाल को ख़तरनाक भी समझ रहे हैं, जबकि जो दूसरे हैं वो इससे तलबा की मेहनत और अज़म को भी सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ रहा है और कुछ सार्फिन का ये कहना है कि इस मुआशी कसाद बाज़ारी के दौर में बैरून मुल्क जाने का ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि बैरून मुल्क भी जितने लोग रहते हैं, जब भी हमारी उनसे भी बात होती है, वो भी यही कहते दिखाई देते हैं कि अब यहाँ पर भी सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब पहले की तरह नहीं रही हैं। एक सारिफ ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त मुआशी गैर यकीनी के बाइस बाहर जाने का नहीं है, हमें अपने ही मुल्क में रहकर मौके पैदा करने पर भी गौर करना चाहिए और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क को जितना सर्व कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ सार्फिन इस बात की भी हिमायत कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जो मुलाजमतें हैं वो बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए एक आम बात हैं और ये एक अच्छा तजर्बा भी हो सकता है, उनकी माली मदद का ज़रिया भी बन सकता है। और ये सूरत हाल हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या वाकई तलबा को बाहर जाने का ये रास्ता अपनाना चाहिए, अगर वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं या अपनी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको भी साथ साथ मैनेज करना चाह रहे हैं, तो क्या ये उनके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए भी मददगार साबित होगा या फिर महज ये ख़तरा ही उनके लिए साबित हो सकता है। क्योंकि बहुत से ममालिक में आपको काम करने पर पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत से ममालिक के जो लॉज हैं वो डिफरेंट तरीके से भी काम करते हैं, तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। पर अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा बसारत की कमजोरी का शिकार। नेशनल बैडमिंटन माहूर शहजाद की शानदार फतह, 8वीं बार टाइटल जीत लिया। महविश अली की नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की कामयाबी। और मुकाबले का इम्तिहान आखिर इतना मुश्किल क्यों, तैयारी कैसे की जाए, हम बताएंगे। सबसे पहले हम आज बिनाई के आलमी दिन की मुनासबत से बच्चों में बसारत की कमज़ोरी पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये एक हालिया तवील तहकीक से मालूम हुआ है कि दुनिया भर में हर 3 में से एक बच्चा नज़र की कमज़ोरी का शिकार है और ये मसला दुनिया भर के ममालिक ख़ास तौर पर एशिया में तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम माहिर अमराज चश्म से बात करेंगे ताकि वो हमें इस मसले की वजूहात, इसके नताइज और बचाव के तरीके बता सकें। दुनिया भर में बच्चों की बसारत की कमज़ोरी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। हालिया तहकीक के मुताबिक एशिया के मुतादिद ममालिक जैसे जापान, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और चीन हैं, में बच्चों में नज़र की कमज़ोरी की शरह दुनिया के दीगर खित्तों से ज़्यादा पाई गई है। जापान में 85% बच्चों की बसारत कमज़ोर है, जबकि जनूबी कोरिया में यह शरह 73% तक पहुँच चुकी है, जो कि अलार्मिंग है। तहकीक के मुताबिक ये मसला ज़्यादातर उन ममालिक में पाया जाता है जहाँ बच्चे कम उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्क्रीन्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों में बसारत की कमज़ोरी की अहम वजूहात में स्मार्ट स्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, कुदरती नज़ारों का कम देखना है और कम उम्री में तालीम का आगाज़ शामिल है। इसके साथ साथ कोरोना लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने घरों में तालीम हासिल की, स्क्रीन टाइम जो उनका था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बसारत की कमज़ोरी में तेज़ी से इजाफा हुआ।
तहकीक ने यह भी जाहिर किया है कि लड़कियों में बसारत की कमज़ोरी लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा पाई गई है, क्योंकि लड़कियां कम उम्र में तालीम का आगाज़ करती हैं और उनके पास बाहर जाने के मौके भी कम होते हैं। इसी तरह यूरोप और अफ्रीका के जो ममालिक हैं वहाँ पर यह मसला निस्बतन कम है, क्योंकि वहाँ बच्चे स्कूल देर से जाना शुरू करते हैं और जो स्मार्ट स्क्रीन का इस्तेमाल है वो भी वहाँ पर कम किया जाता है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद मोइन ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मदू करने का। सर थैंक यू सो मच। आज बिनाई के आलमी दिन की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं, तो जो ये नज़र की कमज़ोरी है ये बच्चों में किस एज में जल्दी शुरू हो जाती है? जैसे अभी हम कह रहे हैं कि एशिया में जितने बच्चे मौजूद हैं यहाँ स्कूल जल्दी भेजने का रुझान ज़्यादा है। इसमें यह है कि हमारे मुल्क में जो बच्चों में एनको का नंबर है वो तकरीबन हमने इसको निकाला है, हमने अभी एक जगह पे स्कूल स्क्रीनिंग भी की है, वहाँ पे हमारा जो शरह निकलती है 20 से 30% के करीब निकल रही है। और पहले 5 साल जो स्कूल में जाते हैं, यानी कि लेकिन 6 साल से लेकर 13 साल के बच्चे, इनमें 20 से 30% को एनक का नंबर आ जाता है और हमें मिल रहा है। उसकी देखने की अहमियत ये है कि इसमें हमें देखा है कि बच्चे स्कूल में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे होते, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते, वो क्लास में करीब बैठ के देख रहे होते हैं, उनसे अपनी वर्किंग के ऊपर गलतियां हो रही होती हैं। तो इसमें हमारा जो वर्ल्ड साइट डे है उसमें हमें आगाही ये देने की ज़रूरत है लोगों को कि टीचर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको ये नहीं है कि उसको सज़ा देनी है कि वो गलती से जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि वाकई ही कि इसको दिक्कत तो नहीं है, रेक्टिफाई किया जाए उस प्रॉब्लम को, इसको। तो इस वजह से एक देखें कि बच्चे अगर करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको करीब दूर से चीज़ें नज़र नहीं आ रही और बहुत करीब बैठ के देख रहे हैं और बहुत करीब, कई बार इतनी करीब बैठ के पेंसिल से काम कर रहे होंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलामत है कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है और एक बच्चे को राइट है कि उसको उतना ही नज़र आना चाहिए जो उसके साथ क्लास में बैठा हुआ है, तो वो राइट हमें उसको देना चाहिए ताकि उसका जो नज़र है वो पूरी डेवलप हो और बाकी लोगों के साथ वो मिल के भरपूर काम कर सके। यानी कि ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में बैठा है तो बेचारा उसको नज़र नहीं आ रहा तो इस वजह से स्पोर्ट्स ही नहीं खेल सकता वो, या अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो अच्छे ग्रेड का मेंटली बहुत शार्प है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वजूहात क्या हैं बेसिक, आपको आजकल क्या प्रॉब्लम लग रही है? एक तो हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि कोविड-19 के बाद एक तो स्क्रीन टाइम भी बढ़ा, लेकिन कोविड-19 ने जिस तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को मुतासर किया, शायद कहीं हमारी जो नज़र है उसको भी मुतासर किया है। कोविड ने डायरेक्टली तो नहीं उसको मुतासर किया, लेकिन जैसे आपने बीच में बताया कि जो एक कम उम्र में तालीम देना बच्चों को, हमारे मुल्क में भी उसका रिवाज बढ़ चुका है। और ये आपने सही कहा कि साउथ एशिया में, जापान में, कोरिया में, वहाँ मायोपिया का रेट जो कम नजरी का जो रेट है वो बढ़ चुका हुआ है और वहाँ पे देखने में ये भी आया है कि स्क्रीन टाइम वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो होता ये है कि आप बहुत देर बहुत करीब देखते रहते हैं तो आपका दिमाग समझता है कि शायद यही नॉर्मल डिस्टेंस है, मैंने अपने आप को यहीं देखना है, तो वहाँ की साइज़ को एडजस्ट कर लेता है जिसकी वजह से वो मायोपिया जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से जो दूर देखना या बाहर का नज़ारा करना या बाहर वॉक करना, आउटडोर एक्टिविटी, उससे आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं। अगर आप पूछें कि हाँ जी आप मसल में आप लेट के आप फुली रिलैक्स हो जाते हैं, तो आंखों के लिए फुल रिलैक्सेशन है कि आप इन्फिनिटी की तरफ देखें। तो ऑब्वियसली ग्रीनरी उसके अंदर बहुत ऐड करती है, क्योंकि आंख के अंदर फोकसिंग मसल लगे हुए हैं, वो फुली रिलैक्स हो जाते हैं, तो उससे आपकी आंख बिल्कुल सेट होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक रिसर्च भी शेयर की, वो मैं चाहूँगा उसको एलैबोरेट ज़रूर कीजिएगा कि लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, या है ऐसी कोई रिसर्च, ये मिथ है, क्या फैक्ट है? बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, ये नहीं है कि लड़कियों में देखने में ऐसा नहीं आता कि लड़कियों में शायद बहुत ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि आपको जो मेन चीज़ है, एक मायोपिया तो हमने स्क्रीन टाइम और इससे बताया कि उसकी वजह से ज़्यादा है, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ ये है कि जिन लोगों को या जिन पेरेंट्स को एनके लगी होती है उनके बच्चों में ऐनक का नंबर लगना की जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। लोग शायद उसको रियलाइज़ नहीं करते। मेरे पास मरीज़ दिखाने आते हैं तो वो कहते हैं मेरे बच्चे को ऐनक क्यों लगी, तो मैं पहले देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ शायद मैं इनको ना ही कहूँ कि ये आपको भी तो लगी हुई है, तो इनको तो लगनी ही थी, क्योंकि जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ये होता है कि वो समझते हैं कि शायद माँ को लगी हुई है तो ये माँ की फॉल्ट है कि उसकी वजह से बच्चे को लग गई है। तो इस वजह से पेरेंट्स को हम बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं डिस्कस करते, लेकिन मायोपिया एक जेनेटिक डिजीज़ भी बहुत कॉमन डिजीज़ है। ठीक है। अच्छा, अभी वजूहात तो हमने देख ली कि ये वजूहात हैं, लेकिन अब जिस तरह से दौर हम देख रहे हैं कि डिजिटल हो चुका है, मोबाइल फ़ोन्स की हम बात कर लें, हम कंप्यूटर की बात कर लें, स्मार्ट स्क्रीन्स की बात कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। फिर वो लोग जिनका काम ही सारा लिंक्ड है, IT से वाबस्ता हैं, जिन्होंने अपना वक्त ही स्क्रीन पर गुजारना है, उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह से, कितना रेस्ट टाइम भी बीच में होना चाहिए जो ऑनलाइन काम करते हुए?
एक रूल है उनके 20-20 के हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए रेस्ट करें, 20 फुट पे देख लें, तो उससे आपकी आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। दो चीज़ें, एक तो मसल रिलैक्स होगा और दूसरा आपकी आंखों की लुब्रिकेशन जो है, जब आप किसी चीज़ को स्क्रीन को देखते हैं जो आपका ब्लिंक रेट है वो कम हो जाता है, तो इवेपोरेटिव ड्राइंग जो हवा से या पंखे से जो पानी उड़ जाता है वो आपका कम हो जाता है, तो उसकी वजह से दोनों चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती है आँख की। और ऐनक बच्चों में आप समझे जिस तरह एक दवाई या कोई गज़ा उसकी खुराक की ज़रूरत है, उस तरह ऐनक की ज़रूरत ऐसे ही रहती है। तो पेरेंट्स को ये समझाना ज़रूरी होता है, कहते हैं हमने बच्चे को ऐनक नहीं लगानी, देखने से बुरा लगेगा। मैंने कहा आपको तो बुरा लग रहा है, बुरा लगेगा, लेकिन बच्चे को तो फ़ायदा है, उसको तो नज़र नहीं आ रहा, तो उसको लगानी ज़रूरी है। तो ये एक वो कहते हैं कोई दवाई दे दे जिससे ऐनक ना लगे, मैंने कहा यही दवाई है, यही सबसे अहम चीज़ है जो कि करती है, चूँकि उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और वो देखना और उसको करना, चूँकि एक कंडीशन होती है जिसको लेजी आई या एम्ब्लायोपिया कहते हैं, 10 साल से पहले अगर ऐनक ना लगाएं तो कई बार आप बाद में पूरी पोटेंशियल वाली 6 विजन डेवलप ही नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन को देखने की आदत ही नहीं पड़ती क्लियर। ठीक है, वो सिग्नल्स जो उस तरह से वो नहीं इंटरप्रेट करना नहीं सकते, उसको सुस्त नज़र कहते हैं या एम्ब्लायोपिया। अक्सर वो उन लोगों में डेवलप होता है जिनकी एक आंख की नज़र अच्छी और एक की कम हो, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से वो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये मुझे बताइएगा कि वालिदैन के लिए कौन सी ऐसी अलामात हैं कि वो ये जज कर सकें या टीचर्स स्कूल में जज कर सकें कि इस बच्चे की नज़र का इशू लग रहा है, और फिर हमारे स्कूलों में आपको लगता है कि बच्चों की नज़र का बाकायदा चेकअप होता है या उस तरह से होना चाहिए? जहाँ तक उसका अलामात का ताल्लुक है, एक आप देखेंगे बच्चे जब कुछ चीज़ देखते हैं आंखें इसे छोटी करके देखें तो वो पिन होल इफेक्ट जनरेट करते हैं, तो अगर वो बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको नज़र साफ नहीं आ रहा। दूसरा, वो टीवी के आगे जाके करीब चला जाएगा। कई बच्चे कहेंगे हमें सर में दर्द हो रही है, हमें नज़र नहीं आता, सुबह अच्छा नज़र आता है, शाम को कम हो जाता है चूँकि उनके मसल्स थक जाते हैं। और एक बच्चे ऐसे हैं जो कि आपको इधर ला के देखना शुरू करते हैं, वो मायोपिया चूँकि उनका नियर पॉइंट ही इतना करीब होता है तो वो उसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी आती है। एक बच्चे वो भी हैं जिनकी आंखें ऐसे ऐसे शेक करती हैं जिसे हम निस्टैग्मस कहते हैं। अगर ऐसी चीज़ हो और उसके अलावा भैंगापन आंखों का, अगर ये सीधी है तो एक आंख टेढ़ी अंदर की चली बाहर चली गई है, तो वो एक अलामत है कि आपको ऐनक का नंबर डेफिनेटली होगा। तो ऐसे बच्चों को दिखाना ज़रूरी है। और इसी प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे। हमने इस बार वर्ल्ड साइड डे पे एक प्रोजेक्ट किया कि एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, उसमें तकरीबन हमने 1000 बच्चों की स्क्रीनिंग की है और उसमें हमने देखा है कि उसमें से 20% बच्चों को एनके निकल रही है और पेरेंट्स को या टीचर्स को पता नहीं है कि इनको ये निकल रही है। तो डेफिनेटली हम पुश करते हैं वर्ल्ड साइड डे पे, हमें ये एक अज़म करना चाहिए कि हम स्कूल में जो बच्चे दाखिल होते हैं जब वो रीडिंग एज पे आ जाते हैं तो उनकी एक बार विजन लाजमी चेक होनी चाहिए, ताकि अर्ली एज पे ये चीज़ पकड़ ले और हर बंदा इक्वली अपने आप को ट्रीट कर सके और नज़र अपनी बहाल कर। ठीक है। अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम टेस्ट तब तक नहीं करवाते जब तक वो बिल्कुल एक लास्ट स्टेज नहीं आ गई होती। नज़र का चेकअप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक किस सर्टन एज में होना चाहिए? 6 महीने बाद रिपीट होना चाहिए, साल बाद रिपीट होना चाहिए या 2 साल बाद? एक तो है कि पहला टेस्ट कब होना चाहिए, पहला वो वाला होना चाहिए जब बच्चे का एडमिशन होता है और वो बच्चा उस वक्त पढ़ना शुरू कर देता है। शायद जिस वक्त एडमिशन होता है तो शायद वो सारे लफ्ज़ वगैरह नहीं पढ़ सकता, तो बेहतर है कोई अगर साल नहीं तो उसके साल बाद उसको चेक कर लें। दूसरा, फिर जिसको नंबर लग जाता है उसको इनिशियली अगर बचपन में लगता है तो इनिशियली हर 3-3 महीने पे देखते हैं, फिर उसको जब वो स्टेबल हो जाता है तो 6 महीने पे, फिर साल पे चले जाते हैं। होता यह है कि बच्चों में आँख का साइज़ छोटा होता है, जैसे जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है आँख का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों में जिनको स्पेशली ऐनक का नंबर लगता है उनका नंबर चेंज होता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो आँख कॉम्पनसेट कर रही होती है तो उनका तो स्टडी रहता है। तो ये तो वो लोग हैं कि जिनको बचपन में ऐनक लगती है, और कई बच्चे हैं जिनको 10-15 साल की बाद लगती है एज ग्रुप में, वो एक और एंटिटी आएंगे चूँकि उनको कई बार नंबर थोड़ा होता है या बाद में डेवलप होकर बढ़ता है तो वो फील करते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो 40 साल पे पहुंचते हैं, उनको नज़दीक की ऐनक लगती है। तो वो 40 ईयर्स पे जब आपके मसल जो फोकस करते हैं नज़दीक के वो कमज़ोर हो जाए तो उसको प्रेस मायोपिया कहते हैं। तो वो ज़रूरी है। अगर आप जाते हैं रेस्टोरेंट में और खाने का ऑर्डर देते हैं, बिल आता है और आपको यूँ रख के पढ़ना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, इलाज की तरफ जब हम आते हैं, बहुत सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो कि आ चुकी हैं, तो ये जो डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट हम सुनते हैं, बहुत से हम बोर्ड्स पर भी पढ़ लेते हैं, रिक्शों के पीछे हम पढ़ लेते हैं कि जी ऐनक से छुटकारा, 10 मिनट की लेज़र, 5 मिनट की लेज़र। ये ट्रीटमेंट्स क्या हैं या ये सूटेबल हैं नहीं हैं?
देखिए दुनिया ने रिफ्रैक्टिव सर्जरी इसको कहते हैं कि ऐनक उतारने की सर्जरी, इस पे बहुत रिसर्च हुई है और अब जो मशीनें आ गई हैं वो बहुत हाई लेवल की मशीनें हैं। उसके अंदर ट्रैकर्स लगे हुए हैं कि वो आंख को एक्चुअली मॉनिटर कर रही होती हैं कि जिस वक्त वो मूव ना करें कि बिल्कुल प्रिसाइज जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे हो जाए। तो डेफिनेटली यस कि वो अब ट्रीटमेंट बहुत अच्छी आ गई है, जिससे स्पेशली जिनका माइनस में नंबर लगा हो, -8 से नीचे नंबर लगा हो, तो उनकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लस वाले मरीज़ उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि वो ट्रीटमेंट किस वक्त होती है, वो ट्रीटमेंट 20 साल के बाद अगर आपका 1 साल तक नंबर स्टेबल रहे तो फिर करते हैं। चूँकि जो लेज़र है वो उस नंबर को ट्रीट करता है। अगर आपकी प्रोग्रेशन हो रही है, अगर आपने इधर से इधर जाना था तो इसको ट्रीट कर देगा, इतना अगर आपका एक्स्ट्रा होगा तो नंबर दोबारा आ जाएगा। तो वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 साल के लिए आपका नंबर रुक जाए तो फिर डेफिनेटली करते हैं और उससे बहुत फ़ायदा, और अब काफ़ी इन्वोग है अराउंड द वर्ल्ड और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद मोइन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं इम्तिहानात के हवाले से, जैसे कि CSS और PMS मैनेजमेंट सर्विसेज के हवाले से, जिसको पास करना तलबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। ये इम्तिहानात ना सिर्फ ज़हनी सलाहियत का इम्तिहान है बल्कि हौसले, अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी का भी इम्तिहान है। CSS और PMS में हर साल हज़ारों उम्मीदवार शरीक होते हैं, लेकिन जब हम कामयाब होने की शरह देखते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हमें कम दिखाई देती है। इन इम्तिहानात का जो निसाब है वो बहुत ज़्यादा वसी है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन भी शामिल हैं, जैसे अंग्रेज़ी है, करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं, इस्लामियात है और इख्तियारी मज़ामीन हैं। ये इम्तिहानात बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होते हैं, उनकी कामयाब तैयारी कैसे की जाए, ये सवाल हर उम्मीदवार के जहन में होता है। तो आज का जो सेगमेंट है वो इस हवाले से बड़ा दिलचस्प है और मालूमाती भी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अरियश राना साहब हैं, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपिंग बोर्ड हैं, जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस अहम टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारा बेसिक निसाब तालीम है उस पर भी आप ज़रूर रोशनी डालिएगा कि जिस मुल्क में 26.2 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जैसा कि हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे इन तमाम चीज़ों को, कि ये तमाम चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट जब बेस बच्चों की ठीक नहीं होगी तो फिर वो किस तरह से इस स्टेज तक भी पहुँचेंगे। अनवार साहब, मैं ये कहूँगा कि आपने पाकिस्तान के जो सबसे अहम मौजू है आज उस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया है, तो थोड़ा सा हम आगाज़ करके ज़रूर कि क्या मसाइल हैं, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है, इसका बड़ा आसान सा जवाब है, अगर तो दुनिया की तारीख़ में किसी एक भी कौम ने तालीम के बगैर तरक्की की है तो आप भी कर जाएंगे। अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के 26.2 मिलियन बच्चे, जो अराउंड 40% बनता है, जिनकी उम्रें 5 से 16 साल हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे। और वो मुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कोटेशन याद आ गई, उसने कहा था, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। आज का बच्चा कल का बाप है। बिल्कुल। और अगर आपने 10, 15, 20 साल बाद देखना है कि आपका पाकिस्तान, आप बतौर कौम कहाँ खड़े होंगे, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों के चेहरे देख लें, उनकी तालीम देख लें और उनको जो तालीम दी जा रही है वो देख लें। तो पहली बात है कि 3 लिहाज से ये बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है। अगर आप दीनी लिहाज से देखें तो अल्लाह के नबी ने अपने लिए क्या दुआ मांगी, रब्बे ज़िदनी इल्मा, अपने लिए इल्म मांगा। जो पहला लफ्ज़ उतरा वो भी इकरा था, पढ़िए। और देखें बाकी अंबिया ने, किसी ने अपने लिए बख्शिश मांगी, किसी ने अपने लिए कुछ मांगा, किसी ने अपने कुछ, लेकिन अल्लाह के नबी ने तो दीनी लिहाज से भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोग छोड़ के जाएँ जिनके किरदार में इंसानियत हो, इस्लाम हो, दीन हो, जिनको गुफ्तगू से लोगों को तबलीग ना करना पड़े। दुनियावी लिहाज से भी आप इस दुनिया के फ़र्द हैं, इस कायनात के एक फ़र्द हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस दुनिया को, इस मुआशरे को ऐसे लोग दे के जाएँ जो बेहतर इंसान हो, और बेहतर इंसान बनने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और तीसरी ये मैं बात अर्ज़ करूँगा कि आपके ज़ाती लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी, बेहतर, आसान और खूबसूरत गुजरे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को तालीम दें। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम अपने निसाब तालीम की बात करते हैं, निज़ाम तालीम की बात करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल हमें देखने में आते हैं। करिकुलम सिस्टम की बात कर लें, हर स्कूल का अपना करिकुलम सिस्टम है, उसकी वजह से भी माशरे में एक बड़ी तफरीक है। अब वो दुरुस्त है गलत है, वो एक डिफरेंट बहस हो जाएगी। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो CSS के हवाले से है, PMS के हवाले से है। ये इम्तहानात वाकई इतनी मुश्किल हैं कि जो सक्सेस रेशो फिर हम देखते हैं वो बड़ा कम निकलता है। क्या वजूहात हैं इसकी?
हाँ, इनफैक्ट बहुत सारी वजूहात है। मुश्किल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि नताइज से हमें पता चलता है कि 98% और समटाइम्स 99% कौन लोग फेल हो रहे होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, लम्स के क्वालिफाइड हैं, कायदियन है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, GC के पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से मास्टर्स और बैचलर और समटाइम्स PhDs की डिग्री लेने के बावजूद वो फेल हो जाते हैं। बेसिकली जब आप किसी पढ़ रहे होते हैं अदारे में, तो आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है ना, जिसकी आप प्रिपरेशन करके उसका रेलेवेंट में मास्टर्स करते हैं, महारत होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी शख्सियत को जांचा जाता है। आपको पढ़ना कैसा आता है, आपको लिखना कैसा आता है, आपको बोलना कैसा आता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना कैसा आता है, आप प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। तो चूंकि आपकी पूरी शख्सियत का वो एनालिसिस हो रहा होता है, एक्सरे हो रहा होता है, तो आपकी शख्सियत में अगर एक भी लूप होल है, एक भी वीक पॉइंट है, वो एक्लीज हील की तरह किया जाता है कि उसकी एड़ी में एक था और वही उसकी मौत का बायस बना, तो वो तालिब इल्म। तो ये किस तरह से कंट्रोलेबल है इन इम्तिहानात की जो फिर बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो क्या हैं? कौन सी ऐसी किताबें कह लें, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके? अच्छा, हमारे से पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि तमाम इम्तहान तमाम लोगों के लिए नहीं होते। हर मजमून हर तालिब इल्म के लिए नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर तालिब इल्म को मुख्तलिफ सलाहियत दी है। बिल्कुल, किसी की सलाहियत है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई बहुत अच्छा मुकर्रर बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, सब बहुत सारे जो फैकल्टीज़ हैं उनमें जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा CSS और PMS का ही सफ़र पे रवाना हो। अब कौन सफ़र पे रवाना हो? मैं बड़ी सॉरी मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ज़बरदस्ती भी तो सफ़र पर रवाना किए जाते हैं ना, कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, CSS ही करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं अर्ज़ करूँगा ये वालिदैन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को उसकी फैकल्टी, जो उसका बेस्ट पार्ट है, जो उसका बेहतरीन टैलेंट है, उसको देखें और उसको उसके रास्ते पे डालें। अब मैं साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, मेरे बच्चों ने साइंसेस नहीं पढ़ी, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, दे आर डूइंग वेरी वेल। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैंने एक बच्चे को साइंसेस में दाखिला दिलवाया, मैंने कहा यार आप इंटरमीडिएट तक तो FSC तो कम से कम साइंस के साथ, एंड ही फेल्ड। आई एम टेलिंग ट्रूथ। और फिर मैंने जब उसके सब्जेक्ट्स चेंज किए और उसे कहा कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज करो, द सेम गाय स्टूड फर्स्ट। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये जो CSS और PMS का इम्तहान है, ये हर एक तालिब इल्म के लिए नहीं है। इसके लिए आप बुनियादी 3 चीज़ें देख लें। आपने पहले आप में अहलियत होनी चाहिए। आपने मास्टर्स कर लिया, आपने चलें किसी हद तक साबित कर दिया कि आप में अहलियत है। ठीक है, याद रखें कि अगर आपकी एकेडमिक्स बहुत वीक हैं तो फिर आप इस इम्तहान के लिए मत आएँ। ये मैं मज़ाहिया तौर पे बच्चों को कहा करता हूँ कि आप घोड़ों की रेस में थोड़ा कमज़ोर घोड़े हो तो मेहनत करके ताकतवर घोड़े हो के जीत सकते हो, लेकिन अगर आप गधे हैं तो फिर आप घोड़ों की दौड़ में फर्स्ट नहीं आ सकते। बिल्कुल, और ये फर्स्ट आने का इम्तहान है हमारे साहब, ये फर्स्ट आने का इम्तहान है कि आपने लीड करना है, खाली पास नहीं करना। और दूसरी मैं कहा करता हूँ कि आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी फोरम पे बैठ के अगर गुफ्तगू कर सकते हैं, जो ये चीज़ें मास्टर्स तक आते आते बच्चे को और वालिदैन को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे की गुफ्तगू करने की सलाहियत कितनी है। तीसरी चीज़ है कि आप कंसंट्रेट कितना कर सकते हो ना, कितने लंबे टाइम के लिए आप 2, 4, 6, 8, 10 घंटों तक, 12 घंटों तक, 14 घंटों तक, 16 घंटों तक क्या आप बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैं फिर अर्ज करूं कि ये इम्तहान पास करने वाला मामला नहीं है, ये फर्स्ट आने वाला मामला है। इससे पहले आपने जितने इम्तहान दिए वो इम्तहान पास करने वाला मामला थे। ठीक है, तो क्या फिर आपको क्या लगता है, एक तो हमने प्रेशर की बात कर ली कि फैमिली की तरफ से प्रेशर है, सर्कल की तरफ से प्रेशर है, उस बच्चे पर भी प्रेशर है, वो शायद नहीं ये करना चाहता, या फिर कहीं आपको लगता है कि स्टूडेंट्स भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर लेंगे जी, ये तो मसला ही कोई नहीं है। इनफैक्ट ना चीज़ें सोसाइटी में कुछ चीज़ें ग्लैमराइज हो जाती हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। सिविल सर्विसेज हमारी सोसाइटी में बहुत ग्लैमराइज हो चुकी है। ASP बनना, असिस्टेंट कमिश्नर बनना, बिल्कुल, गाड़ी पे ब्लू लाइट लगना, हटो बच्चों की सदाएं और वो प्रोटोकॉल, अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों के जहनों को बहुत समझने उसने मुतासर भी किया, डैमेज भी किया, मुतासर किया है, आप जो भी कह लें।
तो ये इंसान की बड़ी कुदरती फितरत है कि वो ग्लैमर की तरफ जाता है। लेकिन जब आप में बेसिक जो मैंने गिनवाए वो टैलेंट्स नहीं है, आप इसमें आएंगे, आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश है लेकिन आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है? इफ यू वांट टू बी ए पेंटर, बिकम सादिक। अगर आपको डॉक्टर बनने का पोटेंशियल तो आप डॉक्टर बने ना। और ये मास्टर्स या ग्रेजुएशन आप ये कह सकते हैं कि बड़ी अर्ली एजेस में आपको वालिदैन को नहीं पता चला, असातिज़ा को नहीं पता चला, बच्चे को नहीं पता चला कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। लेकिन मास्टर्स तक आते आते कोई पोटेंशियल हिडन नहीं रहता। इसका मतलब है कि अगर आप जानबूझ के आप में जो बेसिक मैंने क्राइटेरियन गिनवाए, अगर आप में वो नहीं है और आप फिर भी CSS के कैंडिडेट हैं तो सिंपली आप खुदकुशी कर रहे हैं, जिससे जो कि हराम है। और आप लेकिन अली साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है कि बच्चा मैट्रिक कर लेता है और उसको पता ही नहीं है कि उसको किस तरफ जाना है, उसको किस चीज़ में दाखिला लेना है, किस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, उसके वालिदैन को ये नहीं पता। तो ये हमारे स्कूल से ही रहनुमाई नहीं हो रही। फिर ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आपके माशरे ने, मुल्क ने तब तरक्की करनी है जब आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना है। नहीं कर पाएंगे एजुकेशन सिस्टम में ये जो आपने बातें की कि बच्चों की रहनुमाई करना, जिसको हम करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, ये भी उसका हिस्सा है। और आप देखें क्या ये तालीम के साथ मजाक है कि मैंने नहीं सुना कि किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग का भी टीचर पढ़ा हुआ है। एक रख लो जहां आपने बहुत सारे इतने टीचर्स रखे हैं फैकल्टीज के, जहां पंजाबी पढ़ा रहे हैं, पर्शियन पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं और ज़ूलॉजी पढ़ा रहे हैं, मेन इशू पर काम ही नहीं हो रहा, बेमकसद पढ़ा रहे हैं। तो इन अदारों को एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो करियर काउंसलिंग पे काम करे, ग्रेजुएशन पे लेवल पे हो जाए, इंटर लेवल पे हो जाए, बच्चे को पोटेंशियल को आप जान सकें और उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करें कि बेटा आपका पोटेंशियल इस फील्ड का है तो आपको यही फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो कैंडिडेट जो आप समझते हैं कि जिनको लगता है कि यार हम ये CSS का या PMS का इम्तिहान पास कर सकते हैं, उनके लिए कोई मशवरा, कोई टिप आपको देना चाहें जो आपको लगता है कि काबिल लोग हैं? ये एक बहुत गलत फहमी पैदा हो गई हुई है ना कैंडिडेट्स के जहनों में। जो CSS PMS के एस्पिरेंट्स हैं वो समझते हैं कि हमने एक एकेडमी ज्वाइन करनी है बस, और एकेडमी ने कुछ हमें कोई कैप्सूल देना है तो हम खाएंगे और हम CSS PMS का, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इट्स ग्रॉसली रॉन्ग नोशन। ये आपको कभी कामयाब नहीं करेगा। देखिए, कामयाबी के लिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कंसिस्टेंसी। पहले तो आप देखें कि आप वो CSS PMS मटेरियल हैं जो मैंने 3 बातें गिनवा दी, उस टेस्ट पे खुद को चेक कर लें। चले हो गया, आप PMS मटेरियल हैं, CSS मटेरियल हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? दुरुस्त मज़ामीन का इंतखाब। बहुत सारे तालिब इल्म ये एक बात चल पड़ती है, जनाब फलाह में सब्जेक्ट में बड़े मार्क्स आ रहे हैं, ना बच्चे ने पढ़ा होता है ना कभी सुना होता है, वो उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लेता है। याद रखिए, जब आप एक किताब को, एक पैरे को, एक क्वेश्चन को पहली बार पढ़ते हैं ना तो 10% आपका माइंड उससे फैमिलियर होता है। दोबारा पढ़ेंगे 20-30% हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे 40-50-60% आपका ब्रेन उसको रिटेन कर लेगा। और वो भी अडॉप्शन पे है, वो भी कितना अडॉप्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने कोई सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं है और आप उनको मुंतखब कर लेते हैं तो फिर आपको डबल ट्रबल में डालते हैं। फिर मैं स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि ऐसे आप मज़ामीन का इंतखाब करें जो इंटरलिंक्ड हो। एक ही इंफॉर्मेशन आप दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो टोटल एलियन सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, उनका इंतखाब मत करें। दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई CSS या PMS किसी दूसरे की हिकमत अमली को इख्तियार करके आप CSS PMS नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना टैलेंट है, उसकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं और अपनी उसकी ताकत है जो उसके अंदर उसको यूटिलाइज अल्लाह ने रखी है। ठीक है। अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अब डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, ये आपको लगता है कि तैयारी में ये भी मदद करती हैं या बस? हाँ साहब, ये तो एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग आ गई है कि मेंशन नोट। हमारे दिनों में नोट्स बनाना हाथ से और दर्जनों फिर सैकड़ों किताबें कंसल्ट करना, लाइब्रेरियों में जा के सारा दिन गुजारना और फिर हाथों से लिख के फिर उनको पहले रफ ड्राफ्ट बनाना, नीट ड्राफ्ट बनाना,
अब तो आपके सिंगल क्लिक पे है, कोई AI के टॉपिक थ्रू दे दें, AI आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देती है। फिर और वेबसाइट्स हैं बहुत सारी जो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देती हैं, तो ये तो यकीनन बहुत बड़ी हेल्प है, लेकिन उनके लिए जो बुनियादी क्वालिफिकेशन रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपिंग बोर्ड अली अरशद राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ी महविश अली की कामयाबी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में स्वीडन में होने वाली नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। महविश अली ने इस इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फाइनल में फ्रांस की नंबर 2 सेट क्यारा बोलिनेगर को शिकस्त देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। ये एक बड़ा एजाज़ है, ना सिर्फ महविश के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी। फाइनल में महविश ने फैसला कुन मुकाबले में क्यारा बोलिंगर के खिलाफ हमने देखा 3-0 से कामयाबी हासिल की और इससे कामयाबी का जो उनका स्कोर है वो काफ़ी बेहतर हो गया और इस शानदार कामयाबी पर हम उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। महविश अली का यह सफ़र यकीनी तौर पर आसान नहीं रहा। उनकी जो मेहनत है, अज़्म है और लगन है, उन्होंने इसे इस मकाम तक पहुँचाया है। वो कैसी खिलाड़ी हैं जो कि ना सिर्फ अपनी काबिलियत से बल्कि अपनी शराफत और खेल के जज्बे से भी मुतासिर करती हैं। कामयाबी के बाद महविश अली ने अपनी खुशी का इजहार भी किया है। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। महविश, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नॉर्डिक जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप की तैयारी किस तरह से की? कोई आसान मरहला ये बिल्कुल भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, मेरी तारीफ करने के लिए। ये था कि मुकाबला तो सारे बहुत टफ हुए थे, बहुत क्लोज मुकाबले गए थे, लेकिन ये है कि 3-0 से इसलिए मैंने शिकस्त दी क्योंकि मैंने फाइनल से पहले ही सोच लिया था कि मैंने फाइनल अपना पूरा बेस्ट देना है, क्योंकि यही फाइनल ही है मेरे लिए कि मैं इसी में परफॉर्म करूंगी और सबको दिखेगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो फाइनल में मैंने उसको 3-0 की शिकस्त दी, लेकिन हाँ, स्कोर बहुत अच्छे गए। और ये था कि इसमें हमने शुरू से ही पार्टिसिपेट किया था। हम गए थे डेनिश जूनियर खेलने, फिर नॉर्डिक जूनियर हुआ और इसमें मेरी वो होता है ना, मोटिवेशन लेवल मेरी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे परफॉर्म किया। ठीक है, तो क्या हिकमत अमली इस फाइनल मैच के लिए आपने बना रखी थी? मैंने फाइनल, क्योंकि बहुत फाइनल में हर किसी को एक प्रेशर होता है कि फाइनल जीतना है, गोल्ड मेडल लेकर जाना है पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए। सो ये है कि उससे पहले हाँ, हर प्लेयर पे एक प्रेशर होता है, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं जरूर जीतूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है और मुझे ये टाइटल जरूर चाहिए। वो होता है ना कि जज्बे के साथ मैंने खेला और उसी वजह से फिर मैं जीती हूँ। ठीक है, और इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा अगर हम हौसला अफजाई आपकी किस चीज़ ने की, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सपोर्टिव रही आपके लिए? एक्चुअली आप खुद को खुद ही मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक प्लेयर जो है ना, वो खुद ही समझ सकता है कि वो कितना गेम में प्रेशर लेता है और वो कैसा खेलता है, तो वो खुद ही प्लानिंग करता है। तो वही मैंने खुद के साथ खुद ही प्लानिंग की और अपने आप को समझाया कि इस तरह खेलना है, इस तरह नहीं खेलना, इस तरह। बाबा ने भी हेल्प की, बाबा ने भी मुझे सब कुछ क्लियर किया कि आपने किस तरह गेम प्लान बनाना है, और बाबा ने मोटिवेशन दी थोड़ी सी, तो उस वजह से जाके फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक, यानी कि फैमिली की तो फिर आपको मुकम्मल सपोर्ट है। और जिस तरह से आप बता रही अपने फादर के हवाले से, तो इसका मतलब वो भी स्क्वॉश खेलते रहे हैं या खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे बाबा एथलीट है, उनने बैडमिंटन खेल चुके हैं, क्रिकेट भी नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, और अभी हमारे साथ स्क्वॉश भी खेल रहे हैं। मानू और सैरिश को मेरे बाबा ने ट्रेन किया है, और बाकी बाबा अच्छे से हमें गाइड करते हैं, हर जगह हमारे साथ जाते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, इस इवेंट के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या महसूस किया? चैलेंज इस तरह खास नहीं था, मतलब थे सारे ही चैलेंज थे मेरे लिए, तो क्योंकि हर एक प्लेयर यहीं पर जीतने के लिए आया होता है, कोई भी हारने की नियत से नहीं आया होता, हर कोई फिट होकर आया होता है। तो ये था कि चैलेंज यही था कि मुझे सबको अपना बेस्ट देना है इस टूर्नामेंट में, और ये टूर्नामेंट मुझे जीतना है, बस मुझे और कोई वो नहीं था इसमें। ठीक है, तो आपके ख्याल में आप किस तरह से देख रही हैं पाकिस्तान में, जब हम स्क्वॉश के फ्यूचर को देख रहे हैं, कोई खास इकदाम की आप समझती हैं ज़रूरत है? क्योंकि ग्राउंड्स तो बहुत ज़्यादा हैं क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, लेकिन जब हम स्क्वॉश की तरफ देखते हैं तो फिर हमें स्क्वॉश खेलते हुए कुछ फैसिलिटीज़ की हमें कमी भी महसूस होती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे हमारे पाकिस्तान में स्क्वॉश में बहुत टैलेंट है, जितना मैं देखती हूँ। आप जूनियर लेवल पे इतनी सारी लड़कियां, हमारी 32 के 40 अबव लड़कियां आती है पेशावर में खेलने के लिए, हमारे क्लब में खासकर। तो ये है कि बहुत
हमें उनके लिए फैसिलिटीज डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि यही प्लेयर है जो आगे कंट्री का ही नाम रोशन करते हैं, हमारे पाकिस्तान का ही नाम रोशन करते हैं। उनको वो फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड करें तो क्या पता वो लोग एक वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2 प्लेयर बन जाए। तो हमें चाहिए, फेडरेशन, स्पोर्ट्स बोर्ड, सबको चाहिए कि स्क्वॉश पे थोड़ा और फोकस करे, बिकॉज स्क्वॉश में बहुत टैलेंट है, आप टैलेंट जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी नज़र में फिर जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको कामयाबी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो ज़्यादा फोकस्ड रहें? सबसे पहले कि मुस्तकिल मिजाजी, आपने एक ही वो करना है कि आपने छोड़ना नहीं है, आप लगे रहो, चाहे परफॉर्मेंस मिले ना मिले, आपने ट्रेनिंग करनी है, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है। मुझे खुद कभी कभी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं परफॉर्मेंस नहीं मिलती वो वाली, लेकिन मैं ठीक फिर है। भी कोशिश कर रही होती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। और आखिर में अल्लाह ताला हमें वही अपनी मेहनत का सिला देते हैं। और खासकर हमारे स्पॉन्सर बाट फाउंडेशन, जिन्हें हमें सपोर्ट करते हैं और हमें टूर्नामेंट्स के लिए भिजवाते हैं ताकि हम अपना टैलेंट शो करें, थैंक यू सो मच। और इसी तरह बाकी सबकी दुआओं के साथ, तो ये है कि ठीक है। आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है, और यही मेहनत इंशाल्लाह आपको एक लेवल पर लेकर जाए। ठीक है, और महविश आप क्या समझती हैं कितना इंपॉर्टेंट है जब भी इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें शिरकत करना किसी भी एथलीट के लिए, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? आप जब बाहर जाते हैं दूसरे ममालिक के एथलीट से भी मिलते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर होता है, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी हम देखते हैं। एक्चुअली यही सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे हमारे जो है ना प्लेयर्स काम नहीं करते, और उनको फैसिलिटीज भी वो नहीं होती। तो यही है कि आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आपकी गेम अच्छी होगी, बिकॉज ट्रेनिंग तो आप उतनी कर रहे हो, 5 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग हो रही है, बट आपको एक्सपोजर जब मिलेगा, आपका जब वो होता है ना विल लेवल, जब आपका बढ़ेगा, आपको वो स्ट्रॉन्ग आप अंदर से होगे, तो आप जरूर फिर आगे परफॉर्म करें, क्योंकि आप डरते हो शुरू में जाकर खेलने से। लेकिन हम भी शुरू में डरते थे, लेकिन अब हम नहीं डरते। यही वजह है कि हमारे प्लेयर जो है ना, अगर पहली बार परफॉर्म करने जाए तो वो लोग जरूर इतने अपने बेस्ट नहीं देते, बल्कि उनकी गेम बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आपको ठीक है। एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोजर। अपने बाहर लोगों के साथ खेलना होता है, आपकी उनकी गेम सीखनी होती है, उनको देखना होता है, अपनी गेम उनके साथ कंपेयर करनी होती है, इसी से आप फिर आगे बढ़ते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कि कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू भी हो जाता है हमारे प्लेयर्स का भी, और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपने पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आप यहाँ से हम देख रहे हैं कि मेडल जीत कर वापस आई हैं, बड़ी एक ज़बरदस्त कामयाबी आपने हासिल की है। डिसिप्लिन, डाइट, ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एथलीट के लिए? सबसे ज़्यादा तो डिसिप्लिन है जिसको फॉलो करना है। एक्चुअली हमारे जो प्लेयर्स है वो ज्यादातर मतलब अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, या फिर डिसिप्लिन, सही बात है, इसका ख्याल नहीं रखते। इसी वजह से वो लोग कभी इंजर्ड हो जाते हैं, या कभी कभी उनकी गेम डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले आपने अपनी बॉडी और अपनी डाइट, इसका बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जैसे हम हैं, हम बिल्कुल अनहेल्दी चीजें नहीं खाते, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे ठंडा गर्म, मतलब अपनी बॉडी को ठंडा होने नहीं देते, या फिर इंजरी का शिकार नहीं होते। अभी भी अगर यहाँ पर सर्दी भी है तो हम 3 दिन अपर्स पहन कर अपने आप को फुल कवर करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने फिर आगे जाके खेलना होता है। और डाइट, खासकर डाइट का बहुत से प्लेयर्स ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको इंजरी फेस करनी होती है। डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो, उनसे डबल आपको डाइट चाहिए, क्योंकि आपको वो एनर्जी भी सेव करनी होती है, और आपने वो जो न्यूट्रिएंट्स जो खाना लिया होता है, जो प्रोटीन सब कुछ लिया होता है, उसको आपने फिर अपनी ट्रेनिंग में यूज भी करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? कौन से इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं, कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए अब आप तैयारी कर रही हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है? अभी का जो इवेंट है, अभी तो हम हंगरी में हैं, और हंगेरियन ठीक है। जूनियर हो रहा है, इसके लिए हम रेडी हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो साथ साथ मेरे आगे पीएसए के टूर्नामेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूएसए में पीएसए का नाम आ गया है, जिसमें मैं जा रही हूँ, खेल रही हूँ एज अ जूनियर होकर सीनियर मैच में खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसकी तैयारी, और खासकर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप है हमारे लिए, एक बड़ा टारगेट है, उसको हमने अचीव करना है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्क्वॉश प्लेयर महविश अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, हर साल 10 अक्टूबर को सज़ाए मौत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि इंसानी हुकूक की हिफाजत और सज़ाए मौत के खात्मे के लिए एक अहम पैगाम फराहम करता है। आज के दिन हम खास तौर पर उन बच्चों की बात करने जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर कैद हैं या फिर सज़ाए मौत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे जेलों में कैद हैं, जिनमें से कुछ को सज़ाए मौत भी दी गई है। ये एक संगीन मसला है क्योंकि इन बच्चों की उम्र अक्सर 18 साल से कम होती है और इन्हें बुनियादी हुकूक और मुनासिब इंसाफ की सहूलियात मैसर नहीं होती हैं, जबकि ये वाज़ेह है कि बच्चों के साथ इंसाफ का एक अलहदा निज़ाम भी होना चाहिए। पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का नफाज अब भी एक चैलेंज है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मकसद बच्चों के लिए दोस्ताना इंसाफ का निज़ाम फराहम करना है। ये ज़रूरी है कि इस एक्ट को मौसर तरीके से नाफिज किया जाए ताकि कम उम्र मुजरिमीन को उनकी उम्र और हालात के मुताबिक इंसाफ मिल सके। ज़रूरत अब इस अमर की है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटियों को फ़ाल बनाना चाहिए ताकि ताज़ीराती खिलाफ वर्जियों को बेहतर अंदाज में हल किया जा सके। बच्चों की कैद और सज़ाए मौत का मसला ख़ास तौर पर उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब उम्र के तयन के नाकाफ़ी और गैर मौसर तरीक़ेकार की वजह से मुतअद्दिद बच्चे फांसी की सज़ा पाते हैं। यह हकीकत पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत की अक्कासी करती है। अब हम लाहौर हाई कोर्ट के वकील सरमद अली से इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, जो कि हम देख रहे हैं कि कैदी बच्चों के हवाले से हमें खुसूसी काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इस अहम इशू पर काम कर रहे हैं और इस मसले के कानूनी पहलुओं को हम उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे। सरमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मैं चाहूँगा 2018 जो है वो पहले हमें बताइएगा और उसको मौसर तरीके से नाफिज करने में रुकावटें क्यों हैं? देखें, जो 2018 का एक्ट है इसने रिपील किया था जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 को, और इसको इंट्रोड्यूस करने का पाकिस्तान में मकसद ये था कि जो नाबालिग मुल्ज़िमान हैं उनको एक बेहतर लॉ फ्राहम किया जाए। ठीक है। अब 2018 से लेकर ऑनवर्ड्स आप देखें आज तक इसमें जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज़ का जिक्र है सेक्शन 10 में कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज़ बनेंगी, जो आज तक पंजाब की हद तक कोई जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फंक्शनल नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान में जो 18 अमेंडमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया था कि हर सूबा अपने फेडरल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने रूल्स एंड बिजनेस बनाएगा। ठीक है। अब सेक्शन 24 के मुताबिक पंजाब ने आज तक अभी रूल्स ही इंट्रोड्यूस नहीं किए और पाकिस्तान का सिर्फ वाहद KPK प्रोविंस है जिसने रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट ईयर। अब पंजाब में भी रूल्स नहीं है, ना बलूचिस्तान में रूल्स हैं और ना सिंध में रूल्स हैं, और अभी तक ऐसा कोई मुसद्दा भी सामने नहीं आया जिससे पता लगे कि रूल्स क्या होंगे। ठीक है। तो इसलिए इस लॉ को जो इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आ रहा है पंजाब की हद तक अगर देखा जाए उसमें रूल्स का ना होना है। अब सेक्शन 24 में रूल्स को अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे तो मीनिंग देयर बाय कि आप इस लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे, और ना ही हमारे स्टेक होल्डर्स की ये प्रायोरिटी है कि बच्चों और ख़ास तौर पर जो नाबालिग मुल्ज़िमान हैं उनके इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है। पंजाब की हद तक क्या बुनियादी फिर रीज़न देख रहे हैं? इतना अहम इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है जिसमें बच्चे जो कि यकीनी तौर पर उसमें बहुत बड़ा एक ऐसा नंबर भी होगा जो कसूरवार इसलिए सिर्फ नहीं होंगे कि वो अंडर एज हैं जी, तो उस क्या आपको रीज़न लग रही है क्यों इन तमाम गवर्नमेंट्स की सूबाई गवर्नमेंट्स की तरफ से ये नहीं किया जा रहा? इसमें एक और भी इशू एज डिटर्मिनेशन का, अगर आप सेक्शन 18 में देखा जाए तो उसमें मेंशन है कि दिस इज़ द ऑब्लिगेशन, ये जिम्मेदारी है IO की जो तफ्तीशी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कि वो किसी ऐसे मुल्ज़िम को जब वो अरेस्ट करे जो इसकी अपीयरेंस से वो लगे कि ये लेस देन 18 यानी 18 साल से कम है तो उसकी एज का तयन करे, इंक्वायर करे। अब उसके पास इंक्वायरी करने का क्या तरीकाकार है, यहाँ वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखे, ठीक है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखे, उसके वालिदैन का कोई निकाहनामा देखे, अगर वो नहीं मिलता, उसके पास कोई दस्तावेजी शहादत नहीं आती, तो उसको विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको उसका मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। और मेडिकल टेस्ट से मुराद ये है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट, ऑसिफिकेशन टेस्ट में से पता लगेगा कि जो मेडिकल बोर्ड बनेगा वो उसके हड्डियों और दांतों से डिटरमिन करेगा कि इस मुल्जिम जिसको उसने गिरफ्तार किया है उसकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या है। ठीक है। जब IO तफ्तीशी ये काम नहीं करता तो वो अदालत के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है कि आप पूरी करें, और अगर अदालत भी उस टाइम तक ये काम नहीं करती जब तक उस बच्चे का या उस मुल्जिम की तरफ से कोई अदालत में दरखास्त नहीं आती, डिफेंस लॉयर नहीं अगर कोई आ जाता। ठीक है। अगर वो दरखास्त आ जाए तो अदालत भी ये इंक्वायर करेगी कि क्या इसके पास कोई दस्तावेजी शहादत मौजूद है जिस पर मैं बेस करूं, अगर नहीं है तो फिर ये अदालत की जिम्मेदारी है कि उसका मेडिकल बोर्ड बनवाए और मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि इसकी एज क्या है। ठीक है। तो इस वजह से इस एज डिटर्मिनेशन के ना होने की वजह से बेशुमार बच्चे हमारे कोर्ट जुडिशल सिस्टम में एज ए अडल्ट ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। जब वो अडल्ट ट्रीट किए जाते हैं तो उनको सजाए मौत भी मिलती है।
अदालतों से। जबकि सेक्शन 16 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 16 है उसमें कैटेगोरिकल मेंशन है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है बच्चों के लिए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो उम्र कैद है। और उसने प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। लेकिन जब आप एज ही डिटरमिन नहीं कर रहे किसी बच्चे की या किसी मुलजिम की, तो आप इसका मतलब है कि उस सेक्शन 16 को भी कंसिडर नहीं कर रहे। जो इससे प्रायर लॉ था उसके अंदर ये एक सेक्शन इस तरह की प्रोविजन अवेलेबल नहीं थी। तो जब 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इंट्रोडक्शन का मतलब यह था कि एक सजाए मौत बच्चों को नहीं देनी चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो उम्र कैद, जिसको आप उम्र कैद का आप उसको कर सकते हैं इंटरचेंजेबली यूज। और साथ ही साथ इसका लॉ का मकसद जो इसका प्रीएम्बल है, जो उसके पेज 1 पर है, उस प्रीएम्बल में यह भी मेंशन है कि चिल्ड्रन मस्ट बी सोशली रीइंटीग्रेटेड। यानी कि इस लॉ का मकसद बच्चों को सजाएं देना नहीं है, उनको जिंदगी में दूसरा चांस देना चाहिए कि वो अपने आप को रिफॉर्म करें और माशरे का हिस्सा बने। जबकि हम ये समझते हैं कि जब एक बच्चे से किसी से जुर्म हो जाए तो हम ये समझते हैं कि ये किसी उसका हकदार नहीं, किसी हकूक का लीगल, ठीक है, जो उसको ना किस्म की माफी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। तो लेकिन हम क्योंकि यकीन रखते हैं पब्लिक ओपिनियन पर, तो जब वो बच्चा कोर्ट्स में जाता है तो उसके ऊपर भी कोई रहम नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पीछे जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर दी जाती है कि ये गुनाहगार है। अल्टीमेटली तो कोर्ट ने फैसला करना होता है कि इसने गिल्टी होना है, इसने गुनाहगार है, या इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि इस कानून को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह या ना होने की वजह, मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से, वो ये कि एक रूल्स का ना होना, जो सेक्शन 24 में रूल्स बनने चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज का ना होना। अब जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज ने क्या करना है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज ने ये करना है कि जो आपके माइनर ऑफेंसेस हैं, जैसे वन व्हीलिंग है, ठीक है, काइट फ्लाइंग है, या लाउड स्पीकर एक्ट है, ठीक है, इन सारे जुर्मों को आपकी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने फैसला करना है। और वो फैसला सजा का नहीं होता, वो सेक्शन 9 में एक लिस्ट अवेलेबल है कि आप किसी को रेप्रीमांड कर दें, किसी से ओरल अपॉलॉजी ले लें, फाइन कर दिया, जो मेजर ऑफेंसेस, जिसे आप सीरियस ऑफेंसेस आई वुड रादर से, जैसे मर्डर है, डकैती है, उनके फैसले जो है वो कोर्ट्स में करते हैं। जब जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज अभी तक पंजाब में फाल नहीं है, इसका मतलब है कि जो पेंडेंसी है कोर्ट्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, चली जा रही है। अगर जिस तरह से अब आप इन कैदी बच्चों के हवाले से काम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या लगता है, अगर हम एक अंदाज़ा भी लगाना चाहें कि जो एज डिटरमिन नहीं की जा रही है, अंडर 18 कितने ऐसे बच्चे होंगे जो फिर सफ़र कर रहे हैं इस वजह से? हमने इसके ऊपर एक रिसर्च की 2020 से लेकर 2021 तक। ठीक है। अब 129 बच्चे हमने पंजाब में आइडेंटिफाई किए। ये वो बच्चे थे जिनको एज ए अडल्ट ट्रीट कर दिया गया था। ठीक है। यानी कि उनकी एज डिटरमिन नहीं की गई थी। कुछ सजा हो चुके थे जिनकी अपील्स पेंडिंग थे और कुछ अभी अंडर ट्रायल थे। तो अगर इसको देखा जाए, इस एंगल पर देखा जाए, तो मेरे ख्याल में ये कई हजारों होंगे। ठीक है, जिसका बड़ा नंबर है, क्योंकि बाज बच्चे ये कहते हैं कि जी हमने अपने आईओ तफ्तीशी को शहादत दी, दस्तावेजी शहादत, उसने अपनी तफ्तीश में नहीं लिखा। ठीक है। इस तरह के भी ऐसे लोग नजर आते हैं। एक बच्चा कहता है जी मेरी उम्र 17 साल है, लेकिन तफ्तीशी ने लिख दिया अपनी तफ्तीश में 21 साल। और उसके काउंसिल ने, जो उसका डिफेंस काउंसिल है, उन्होंने भी बॉदर नहीं किया, उसको सजा हो गई। और ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कुछ कंफ्यूजन का शिकार भी वो हो जाते हैं? बच्चे की जिसामत देख के, बच्चे का कद देख के, उसकी मेंटालिटी देखकर भी शायद कहीं ना कहीं वो जजमेंटल होकर भी ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो पूरी तफ्तीश का निज़ाम है वो आर्बिट्री है, वो सिर्फ गैसेस पर बेस करता है। हम साइंटिफिक मेथड्स को कभी अप्रोच करते ही नहीं है। हमारे जो आईओज हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट, फैसिलिटीज तो अब ये सारी अवेलेबल हैं, फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। ठीक है। अब देखें, दांतों का और हड्डियों का टेस्ट करने के लिए हमारे हर जिले के अंदर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, सरकारी हॉस्पिटल मौजूद हैं। लेकिन आईओ जो है वो इसलिए तफ्तीशी, जिसको मैं बार बार आईओ कह रहा हूँ, वो ये इसलिए नहीं करता कि वो समझता है कि अगर मैंने इसको ये जिम्मेदारी दे दी तो मुद्दई पार्टी के साथ जो है वो ज्यादती हो जाएगी। अब ये काम उसका नहीं है कि किसके साथ ज्यादती हो रही है, उसका काम है सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये अदालत का काम है। और इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर कोई पुलिस का ऑफिशियल या कोई तफ्तीशी किसी को अरेस्ट करता है, तो उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो पहले दिन उसकी एज देखे, अगर वो लेस देन 17 है उसके वालिदैन को इतला करे, और साथ ही साथ जो मुतलका प्रोबेशन ऑफिसर है उसको भी इतला दे। और प्रोबेशन ऑफिसर का काम है कि तफ्तीश को फैसिलिटेट करना, जो नहीं हो रहा। ना प्रोबेशन ऑफिसर और ना पुलिस आपस में कम्युनिकेट ही नहीं करते।
और ये देखा ये गया है कि कम्युनिकेशन का ज़्यादा फुकदान उस टाइम आता है जब कोई सीरियस ऑफेंस सामने आता है। ठीक है, माइनर ऑफेंसेस में आम तौर पर वो इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि काइट फ्लाइंग में, वन व्हीलिंग में, जो लेस देन 7 इयर्स इश्यूज हैं, लेकिन सीरियस ऑफेंसेस में नहीं, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है यहाँ कि बच्चों की इम्प्लीकेशन सीरियस ऑफेंसेस में भी है, जिसमें डकैती है, मर्डर है, या और ऐसे टेररिज्म के मामलात में हैं। ठीक है, इसलिए मेरा ख्याल है कि रूल्स का बनना बहुत ज़रूरी है, और रूल्स सिर्फ अभी KPK में बने हैं। ठीक है, और जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्लामाबाद की हद तक बनी है। ठीक है, अभी पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में इस कमेटी का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, सजाए मौत के खिलाफ आलमी दिन का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर आप किस तरह से असर देख रहे हैं? अब ये जो डेथ पेनल्टी, डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी है, ये 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसको मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिकग्नाइज डे है, जबकि यूरोपीय काउंसिल ऑफ यूरोपीय यूनियन ने भी रिकग्नाइज किया और यूनाइटेड नेशन ने भी, मीनिंग देयर बाय कि यूरोप और वेस्ट पूरे में इसको रिकग्नाइज किया, और यूरोप ने ऑलमोस्ट, मैं ये कहूँगा कि पूरे यूरोप में डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया गया, जस्ट एक कंट्री के अलावा, वो बेलारूस है। और बेलारूस ऐसी कंट्री है जिसने एग्जीक्यूट तो कोई नहीं किया, लेकिन उसके लॉ में एग्जिस्ट कर रहा है अभी। ठीक है, बाकी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं या यूरोप है, उन्होंने टेक्स्ट बुक्स यानी कि क्रिमिनल लॉ में से इसको अबॉलिश कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है लॉ में, और 32 ऑफेंसेस हैं जो पनिशेबल बाय डेथ हैं, जिनमें सजाए मौत दी जा सकती है। अब सजाए मौत का फैसला और एग्जीक्यूशन दो अलग चीजें हैं। अभी मैं देख रहा था ये डिफरेंस जरूर समझाइएगा, क्योंकि उसका अंदाजा नहीं हो पाता। अगर आप देखें 2 दिन पहले सरगोदा में एक जो फर्द था उसे सजाए मौत दी गई, अदालत ने सजाए मौत सुनाई। अब बात यह है कि सजाए मौत अदालत तो सुनाएगी क्योंकि हमारे क्रिमिनल लॉ में एग्जिस्ट करती है, उसने मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ जाना है अगर शहादत मौजूद है, एविडेंस उसके पास आया और वो साबित हो गया उसका जुर्म। अब एग्जीक्यूशन जो है वो पॉलिसी ऑफ दी स्टेट है कि क्या उसने एग्जीक्यूट करना है इस बंदे को या नहीं, जब उसकी अपील्स खत्म हो जाए, राइट, यानी कि उसके सारे जो रेमेडीज हैं वो अपनी इस्तेमाल कर ले, यानी कि उसके जो सदर के पास जो इख्तियार है रहम की अपील का, आर्टिकल 45 में सुप्रीम कोर्ट तक जाना, ये पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट है कि एग्जीक्यूशन करनी है नहीं करनी। लेकिन और हमारे यहाँ पर 2014 में डेथ पेनल्टी को री इंट्रोड्यूस किया गया जब वो पेशावर का मैसेकर हुआ। अदरवाइज 2008 से लेकर 2014 तक हमने इस पर मॉरेटोरियम रखा था, स्टे था, हम एग्जीक्यूट नहीं थे कर रहे। लेकिन 2014 का जब पेशावर मैसेकर हुआ तो हमने न्यूमरस लोगों को, काफ़ी लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने बहुत रेयर होगा कोई एग्जीक्यूशन देखी हो, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई एग्जीक्यूशन की गई है पाकिस्तान में कोई 3-4 सालों में। ठीक है। और ये पीरियड वो है कि जहाँ पर बंदे जो हैं वो सजा तो हो रहे हैं, वो डेथ सेल में भी जाते हैं जो सजा के बाद, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। और वो एग्जीक्यूशन ये भी देखा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से है कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे लेकिन उनको डेथ सेल्स में हम फिर भी भेजते हैं। और तो इस डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का मतलब ये है कि जो थ्योरी ऑफ डिटेरेंस है वो मॉडर्न एज में अब एक्सेप्टेबल नहीं है। रेट्रीब्यूशन है, गुस्सा, बदला, हम तो अब ये समझते हैं कि लोगों को नॉन पीनल सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यानी कि सजाओं को बगैर उनको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है। और रेफॉर्मेशन का मतलब है कि गिव देम अ सेकंड चांस टू लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी में दोबारा वापस आएं और अपने आप को रिफॉर्म सिटीजन बनाकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। और ये भी उस सूरत में जो गलती से हुआ, जिनका ये पेशा है, ये उनके लिए ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने इसको अपना पेशा ही बना लिया है। उस पेशे में भी अगर आप देखें तो उस पेशे में भी ये अदालत का काम है कि हैबिचुअल है या नहीं है। ये पुलिस का काम या मेरा काम या आपका काम नहीं इसको देखना, ये तो अदालत देखेगी कि एविडेंस है, और अगर एविडेंस में हैबिचुअलिटी है। लेकिन समझ साहब, आप नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर बेगुनाहों की अब हम बात कर रहे हैं, बेगुनाह बच्चों की हम बात कर रहे हैं, वो फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे हैं, तो जो मुजरिबान हैं इस नौइयत के, उनको आपको लगता है कि इस तरफ काम होगा? मेरा ख्याल है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अभी तक मोर देन 5 इयर्स इसमें गुजर चुके हैं, और रूल्स का ना आना इटसेल्फ ये एक इम्प्रेशन है कि गवर्नमेंट, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और द प्रीडिसेसर वन, इनका बच्चे इनकी प्रायोरिटी नहीं है किसी भी किस्म के। लॉज तो बेशुमार पाकिस्तान में बनते हैं और बन भी चुके हैं और आगे बनेंगे भी जी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन का बहुत इशू है। और इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होती जब तक इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आता। और हमने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल प्रेशर में। ठीक है।
कि हमने यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, सॉरी जो कमीशन है, उसने पाकिस्तान के ऊपर एक रिव्यू किया 2017 में, और जो मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने पाकिस्तान को सजेस्ट किया कि आप एक यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉ इंट्रोड्यूस करें नाबालिग मुल्ज़मान के लिए। तो तब हमने 2018 में ये जाकर फिर लॉ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील सरमद अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की, जहां वापडा की माहूर शहजाद ने 8वीं बार टाइटल अपने नाम किया है। माहूर शहजाद जो कि एक मारूफ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में मुनक्किद होने वाले फाइनल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी हरीफ गजाला सिद्दीकी को शिकस्त दी है। उनका स्कोर 21-16 और 22-20 रहा, जिसके साथ ही उन्होंने अपनी बर्तरी को साबित कर दिया। ये माहूर का 8वां नेशनल बैडमिंटन टाइटल है और ये एक ऐसा संग मील है जिसे हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। माहूर ने इस कामयाबी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो कुछ अर्सा पहले एक बेटी की मां बनी है और उन्हें 4 माह तक ट्रेनिंग से मना किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने अज़्म और हिम्मत के साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला किया। माहूर ने कहा कि नेशनल चैंपियनशिप साल में सिर्फ एक बार होती है और वो चाहती थी कि यह टाइटल किसी और के हाथ में न जाए। उन्होंने अपनी कामयाबी के बारे में मजीद कहा कि उनके लिए चैंपियनशिप में शिरकत करना बहुत ज़रूरी था, चाहे उन्हें शिकस्त का सामना ही क्यों ना करना पड़े। माहूर शहजाद ने अपनी बेटी की देखभाल के साथ खेल को जारी रखना बहुत मुश्किल करार दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें आधा घंटा भी वक्त मिलता था तो वो ट्रेनिंग करती थी और ये उनकी अज़्म व हिम्मत का ही सबूत है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दीगर चैलेंजेस के बावजूद अपनी खेल की सरगर्मियाँ भी जारी रखी हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहूर शहजाद ने हमें शो में ज्वाइन किया। माहूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 8वीं बार आपने टाइटल जीता, किस तरह का एहसास था ये? क्या ये ख़ास लम्हा आपकी ज़िंदगी में रखता है इम्पोर्टेंस? बिल्कुल, मैं अपने फाइनल मैच से शुरू करूंगी। जो मेरा फाइनल मैच था, तो पहला सेट तो मैं 21-16 जीत गई थी और उसके बाद जो मेरा सेकंड सेट था, जो मेरे ओपोनेंट थे उनके 20 थे, उनको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए था जीतने के लिए और मेरे 11 थे। मैं 9 पॉइंट्स के डेफिसिट पे थी, तो वहां से मतलब मैंने 9 पॉइंट्स कवर किए, फिर 20 ऑल ड्यूज और फिर उसके बाद मैं 22-20 जीती। तो वो सेट की मतलब जो ऐसी फीलिंग थी ना कि आप एक बार सोच रहे हो कि यार ये सेकंड सेट तो मैं हार रही हूँ और थर्ड सेट पे जाएगा मैच और उसके बाद अल्लाह वो आपको जिता दे, तो मतलब उसकी बहुत ज्यादा खुशी थी। और फिर जीतने के बाद एक हाथ में मेरी ट्रॉफी थी और एक हाथ में मेरी बेटी थी, तो ये इस तरह की फीलिंग थी जो किसी वर्ड्स में बयान नहीं की जा सकती। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि इस अचीवमेंट में मेरी बेटी मेरे साथ थी। ठीक है, लेकिन एक माँ होने के नाते खेल की सरगर्मियों को आपने किस तरह से जारी रखा, ये कैसे पॉसिबल बनाया और कौन सी ऐसी खास हिकमत अमली थी? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों को भी संभालना और साथ साथ अगर आप एक स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं तो ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। शुक्र है कि इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है कि जब उनको पता चला नेशनल चैंपियनशिप और कि उन्होंने मेरा डिसीजन सुना कि मैंने खेलना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप कराची में ही रहें और कराची में रह के ट्रेनिंग करें। उससे ये हुआ कि कराची में मेरे पेरेंट्स होते हैं, तो जब भी मैं ट्रेनिंग पे जाती थी मेरी मामा, मेरी बहनें, मेरे पापा, वो सारे लोग, मेरी फैमिली लुक आफ्टर करती थी मेरी बेटी को और मैं जाके खिलाती थी। तो फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। और मतलब ऐसा भी टाइम हुआ है कि बेटी ने रात में अगर तंग किया है, वो 3 बजे सोई है तो मैं 7 बजे भी उठ के ट्रेनिंग पे गई हूँ। तो काफी मुश्किल था, लेकिन शुक्र है कि सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से हो गई और अल्लाह ने, जो मैंने इतनी मेहनत की, इतने दर्द में जो खेला, अल्लाह ने उस मेहनत का मुझे सिला दिया। ठीक है जी, चैंपियनशिप में शरीक होने का फैसला करते वक्त और किन मुश्किलात का फिर आपको सामना करना पड़ा? ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज भी हैं, उनको भी कवर करना है, रिकवरी की तरफ भी जाना है, ट्रेनिंग बेहतर बनानी है, डाइट को ठीक करना है। जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि आप 4 मंथ से पहले ट्रेनिंग ना करें, तो मेरे पापा भी यही कह रहे थे कि ये नेशनल चैंपियनशिप आप ना खेलें। तो काफी अपने पापा के उसके मुखालिफ जाके मैंने कहा नहीं कि मैंने ये खेलना है, क्योंकि अपने टाइटल को, जो आप 7 साल से आपके पास टाइटल हो, उसको एकदम से किसी और के पास जाता हुआ देखना मेरे लिए आसान नहीं था। तो मैंने कोशिश ये की और काफी मुश्किल था, काफी मेरी बॉडी वो पेन नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, क्योंकि काफी अरसे बाद ट्रेनिंग की थी। तो मेरे शोल्डर में, मेरे नी में, हर जगह पेन था, बैक में पेन था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखी। और जिस दिन मैं लाहौर आई हूँ, उससे एक रात पहले मेरे खेलते हुए बैक में जर्क आ गया था। तो तब तो बिल्कुल इस तरह लग रहा था शायद मैं खेल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन काफी फिजियो सेशंस के बाद जाके
मैं खेलने के काबिल हुई और मैंने खेला और अपना टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह से डिफेंड किया। ठीक है, और जो ट्रेनिंग आपकी टीम थी वो किस तरह से फिर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखती रही? उसके साथ मैंने अपनी डाइट का काफ़ी ख्याल रखा। मैं कैल्शियम CSC 1000 और विटामिन डी हो गई, मल्टी विटामिन्स हो गई, ये इन सारी चीज़ों को मैंने अपनी डाइट में शामिल किया। और बाहर का जो जंक फूड होता है वो बिल्कुल नहीं, घर का खाना खाया है। और जो हमारी फिजी ड्रिंक्स होती हैं इनसे भी अपने आप को दूर रखा। तो मतलब हेल्दी डाइट ली और उसके साथ मल्टी विटामिन्स और इन चीज़ों ने काफ़ी मदद की। और प्लस ये जो फिजियो के जो सेशंस हुए उनसे मैंने अपनी बॉडी को रिकवर करके खेला। वरना मैचेस के दौरान और जो मेरा फाइनल मैच था उसमें मेरी टांग में, राइट लेग में इतना ज्यादा पेन था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं खेल पाऊंगी। लेकिन इन सब चीजों की सपोर्ट और कहते हैं ना एक इंसान की जो अपनी विल पावर होती है कि नहीं, अगर मैंने सोच लिया कि मैंने करना है और अपनी विल पावर की वजह से वो फिर चीज को कर लेता, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके ख्याल में आप किस तरह से देख रही हैं पाकिस्तान में जब बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स का होना कितना ज़रूरी है, यहाँ से बाहर प्लेयर्स का जाना कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ लोकली तो टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और लोकल टूर्नामेंट्स में ये है कि आप लोग सिर्फ जो मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं बस एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, तो उनका वो लेवल नहीं बढ़ता। तो अगर हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पे भेजा जाए या यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए तो हमें बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनसे खेलने का मौका मिलेगा। तो उनसे फिर आपको ये पता चलता है आप किस चीज में लैक कर रहे हो, फिर उन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग करके आप अपने गेम को बेहतर बना सकते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली अब आपकी बेटी की पैदाइश के बाद क्या चेंजेस आपने महसूस किए हैं कि एथलीट के लिए उसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपने कितना फ़र्क देखा है? उसके साथ साथ अब आपने आने वाले बैनुल-अक़वामी जो इवेंट्स हैं उसकी भी तैयारी करनी है। मैं समझती हूँ बेटी के बाद जैसे आपकी पहले सिंगल जो लाइफ होती है कि आप 2 वक्त की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपकी लाइफ में और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, तो वो चीज़ फिर नहीं रहती। फिर आपकी ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और आपकी जो बच्चे होते हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ट्रेनिंग सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो आपको उस तरह फुली टाइम नहीं मिलता ट्रेनिंग के लिए। आपको जितना टाइम मिलता है आपको कोशिश करनी होती है उसी को आप फुली यूटिलाइज करें और अच्छे से ट्रेनिंग करें। तो मेरा भी अब यही है कि मैंने अपनी बेटी को मतलब ऐसा नहीं कि मैं निगलेक्ट करूं, मेरी बेटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद ट्रेनिंग है और उन दोनों चीजों को मैं साथ लेके चलूं। और जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी बेहतर ट्रेनिंग करने की कोशिश करूं, अपने गेम को बेहतर बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूं। ठीक है माहौर, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी के अब 8वीं बार आप ये टाइटल जीत रही हैं, तो क्या प्लान है इस स्ट्रीक को फिर आपने कहाँ तक लेकर जाना है? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जहां तक हो सका मैं इसको लेके चलूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी पीक पे रिटायरमेंट कर देनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक आप हो सके तो खेलते रहना चाहिए। तो अभी तो मुझ में है जज्बा कि नहीं, मैंने और खेलना है, तो इंशाल्लाह मैं खेलूंगी। देखिए अल्लाह कब तक इस चीज को कंटिन्यू करवाता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी है तो मैं खेलती रहूं। ठीक है, और जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? नए प्लेयर्स के लिए यही है कि मतलब इंसान जब किसी चीज को ठान ले कि ये मैंने करना है, तो उसके बाद आपके बाद जितनी भी रास्ते में रुकावट आती है ना, इंसान वो उसको दूर करने की कोशिश करता है और अपने एम पे फोकस रखता है। तो मैं यही जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको यही कहूंगी कि अपने पहले तो अपने एम बनाए कि आपका एम क्या है और उस पर फिर मेहनत करने की कोशिश करना। और आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए, आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी और आपने सिर्फ अपने एम पे फोकस करना और मेहनत करते जाना है। आप मेहनत करें और बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और अल्लाह इंशाल्लाह जो भी आपकी मेहनत को देके आपको उसके आपकी मेहनत का सिला जरूर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देख रही हैं कि बैडमिंटन के लिए जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसी तरह से काम करता दिखाई आपको दे रहा है या उस पर मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, आप समझती हैं? मेरे ख्याल से मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। पहले हमारे फेडरेशन को फंड्स मिलते थे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से, तो अगर वैसे ही फंड्स दोबारा से मिलने लग जाए तो हमारे कैंप्स, जो हमारा लास्ट कैंप था 2016 में लगा था जिसमें बाहर से मलेशियन कोच आए थे, तो अगर और कैंप्स लगे और उसमें बाहर से कोचेस आए तो मुझे लगता है हमारा जो बैडमिंटन का लेवल है वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि फिर हमें पता चलेगा कि बाहर की क्या टेक्निक्स है और किस तरह से प्लेयर्स ट्रेनिंग करें, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया माहूर शहजाद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके फ्यूचर के जो भी प्लान्स हैं, फ्यूचर के जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके लिए भी। और यकीनी तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और माहूर ने ये साबित करके भी दिखाया है कि किस तरह से एक माँ होने के नाते भी खेल की सरगर्मियों में जिस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 8वीं बार वो अपना टाइटल जीतने में भी कामयाब हुई हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत और स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों का आदाद शुमार जारी किया है, जिसके मुताबिक कर्ज़ों की मिकदार मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह 70,362 अरब रुपए पर पहुँच गई है। स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 महीनों में वफाकी हुकूमत का जो कर्ज़ है वो 1448 अरब रुपए बढ़ा है, जबकि सिर्फ अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो उसमें 739 अरब रुपए का इजाफा इस वक्त रिकॉर्ड हुआ है। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 के एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जे में 6,392 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जो कि इस वक्त हमें खासी मुश्किल सिचुएशन हुकूमत के लिए भी दिखाई दे रही है। अगस्त 2024 तक वफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा इस वक्त 48,339 अरब रुपए था, जबकि बैरूनी कर्जा 22,023 अरब रुपए था। पाकिस्तान ने 3.2 अरब डॉलर के कर्ज गैर मुल्की जो कर्ज हैं उसकी सहूलत हासिल की है, जिसमें सऊदी अरब और दीगर बैंकों से वादे भी शामिल हैं। वजारत ख़जाना ने इस हवाले से 2024-25 के माली साल के लिए 19.274 अरब डॉलर हासिल करने का मनसूबा बनाया है, जिसमें मुख्तलिफ आलमी बैंकों से हासिल करदा कर्जे शामिल हैं। हुकूमत का इरादा है कि वह मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तरक्याती शराकतदारों से मिलकर मुख्तलिफ मनसूबों के लिए माली मुआवनत हासिल करेगी, जैसे कि माहौलियाती प्रोग्राम है और माली शमूलियत के मनसूबे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने महंगाई में कमी और पॉलिसी रेट की तनज़्ज़ुली की तफसीलात पेश की। वज़ीर ख़जाना ने मुज़ाहिरों के नुकसानात और उनकी मईशत के असरात पर भी रोशनी डाली, जिसके मुताबिक रोज़ाना 190 बिलियन रुपये का नुकसान होता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है और हुकूमत के इक़दाम को कामयाब बनाने के लिए मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए हम आज के प्रोग्राम में माहिर मईशत को मदऊ करें ताकि वे सूरत हाल की मज़ीद वजाहत कर सके। माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कर्ज़ों में इजाफे की जो वजूहात है वो आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर ये हमारी मईशत पर लॉन्गर रन में किस तरह से असरअंदाज होंगी? बहुत शुक्रिया जी। आपने जो इदाद शुमार बताए हैं, जो स्टेट बैंक की जो हाफ ईयरली रिपोर्ट में भी उसका इजहार किया गया है, ये यकीनन एक तशवीशनाक अमर है कि भाई कर्जे इस वक्त काफ़ी बुलंद सतह पर हैं। तकरीबन कोई 250 बिलियन डॉलर का ये फिगर क्रॉस कर गया है। ये एक मुश्किल वक्त है, इसमें तो कोई शक नहीं। जब आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके जो पिछले डेफिसिट थे वो आपको अबूर करने थे, और उसके लिए और कोई रास्ता नहीं था। आपने IMF के साथ बातचीत में बहुत देर की थी, नतीजा ये हुआ कि वो डेफिसिट बढ़ा और अब वो कर्ज़ों के ज़रिए ही पूरा किया जा सकता है। सो एक लिहाज से देखा जाए तो ये मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन इसके असरात बेहतर नताइज आ रहे हैं और आएंगे। मेरा ये ख्याल है कि अगले वक्त में ये जो आपका इस वक्त IMF का कर्जा है और जो आपने मज़ीद बैंकों से लोन लिए हैं, इसकी वजह से स्टेबिलिटी आपकी जल्दी आएगी और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो इशारे हमने देखे हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट में, उससे तो ये लगता है कि अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन 2024 के बाद हम देख रहे हैं कि 2025 बेहतर, क्योंकि जो आपके फिस्कल डेफिसिट हैं वो बहुत हद तक कवर अप हो रहे हैं। आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है, आपकी करेंसी के कंट्रोल हुए हैं, आपके टैक्स पेयर में इजाफा हुआ है। सो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अगर स्टेबिलिटी आप रखें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़ास तौर पर इसको कायम रखें, तो मेरा ख्याल है कि अगला साल आपके लिए मईशत के लिए एक बेहतर साल होगा 2025 का। और मैं तो इस साल के आखिर में भी कुछ बेहतरी देखता हूँ। दिसंबर से ये शायद बेहतरी शुरू हो जाएगी, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। सो मुश्किल वक्त है, यकीनन कर्जे अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कर्जों के बाद उसकी बेहतरी की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ये एक अच्छी
खुशखबरी हो सकती है आपकी मईशत। ठीक है, कर्जे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं, बेहतरी भी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम लॉन्गर रन में बात करते हैं तो बहुत सी हुकूमतों की तरफ से पहले भी कर्जे लिए गए हैं, लेकिन फिर उनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया। यूटिलाइजेशन आपको लगता है कि वो अब कितनी बेहतर हो जानी चाहिए कि सिर्फ कर्ज़ों पर भी गुजारा नहीं होगा, हमें जो अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री है उसको भी बिल्डअप करना है, हमें एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है, कितनी देर तक कर्जे लेते रहेंगे, कितनी देर तक ऐसे मांगे तांगे से ही काम चलाते रहेंगे? जी, आप सही कह रहे हैं कि कर्जे यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं है। देखें, अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है और जो इनके बोर्ड में भी डिस्कस हुआ है, जो कंडीशन उन्होंने लगाई हैं, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें और अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें। देखें, आपके चंद ऐसे मईशत के ढांचे में मसाइल हैं जो पिछले कई दहाइयों से चल रहे हैं, उनको आप हल नहीं कर पा रहे। उनमें ज़ाहिर है एक तो टैक्स पेयर की जो रेशियो है वो बहुत कम है, जो आपकी टैक्स टू GDP है वो बहुत लो लेवल पर है। अब कुछ उसमें बेहतरी आ रही है। इसी तरह जो आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, सरकारी जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसको कम किए बगैर भी आप सही कह रहे हैं कि कर्ज़ों का फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। फिर जो बड़े सेक्टर नहीं देते, जैसे रियल इस्टेट आपको या रिटेलर्स की जो टैक्स की रेशियो है वो बहुत कम है। इसी तरह दीगर सेक्टर्स हैं, मल्टीनेशनल से भी आप टैक्स उस तरह से ड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि आपके बात से इत्तेफाक है कि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करते, यानी मईशत के ढांचे में जो खराबियां हैं उनको आप ठीक नहीं करते, टैक्स की रेशियो नहीं बढ़ाते, आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, आपकी जो हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो बहुत महंगी है। इन्होंने कुछ इशारे तो दिए हैं कि कुछ महकमे वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं या उनको एफिशिएंट बना रहे हैं, लेकिन इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जितनी आप इनमें ताख़ीर करेंगे आपके फिस्कल डेफिसिट फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जहां लोगों से मुश्किल वक्त की कमिटमेंट ली थी कि आप मुश्किल वक्त हमें दें, हम आपको बेहतर वक्त भी देंगे, तो अब अगर मुश्किल वक्त लोगों ने उठा लिया है तो कम से कम बेहतर वक्त की नवीद भी हो। और वो उसी सूरत में आएगा कि जब ये जो आप जिनका इशारा हम कर रहे हैं कि बुनियादी ढांचे में तब्दीली करनी अब लाजमी है। और आपने भी आखिरी बात जो आपने कहा कि जी इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। आप कर्जे ले तो रहे हैं, लेकिन क्या आप आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं या आपकी ट्रेड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं? अगर ये नहीं हो रहे तो फिर तो मुश्किल वक्त अभी बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जिस तरह से अभी फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के जो माली इस्तेहकाम के इकदाम हैं वो अभी असर डाल रहे हैं। जिस तरह से महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आई है, डॉलर की प्राइसेस को हम देख रहे हैं वो वहीं पर स्टेबल हैं। इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्राइसेस की हम बात करते हैं उसमें भी कमी लाई जा रही है। लेकिन जब ग्रास रूट लेवल की हम बात करते हैं वहाँ तक फ़ायदा उस तरह से नहीं पहुँच रहा अभी तक। चीज़ों के जो रेट्स हैं अभी भी ज़्यादा हैं, महंगाई की शरह ज़रूर कम हुई है, लेकिन जहाँ पर वो पहुँच चुकी थी फ्यूल की प्राइसेस से भी वो नीचे नहीं आई है, डॉलर की प्राइस नीचे लाने से भी वो नीचे नहीं आ रही है। तो जो फिर आपको लगता है कि सूबाई सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं या फिर वफाकी हुकूमत को इस पर कोई एक्शन इस पर भी लेना होगा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो कब सस्ती होंगी? देखिए, पहले तो इस गलतफहमी को हम दूर करें कि महंगाई कम नहीं हुई है। हाँ, महंगाई बढ़ने की रेशो कम हुई है। रेशो कम हुई है। आपने पिछले आप ये देखें कि आपके 2-3 साल ऐसे थे 2019, 20 और 21 जिसमें आपकी 30% तक और उससे भी ज़्यादा महंगाई की शरह थी। इस वक्त वो 6.9 पर है, जिसका मतलब है कि बढ़ तो रही है लेकिन उसकी जो रफ्तार है रेशियो वो कम हुई है। तो ये हम नहीं कह सकते कि महंगाई कम हो रही है, हम ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हो रही है। इसका अब असर कैसे लोगों तक आना है ये बुनियादी बात है। जैसे पेट्रोलियम प्राइस की बात आपने की है, लेकिन देखें आपका जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बहुत ही वीक है। और अभी भी अगर आप देखें कि ट्रांसपोर्ट के किराए लोगों के उससे कम नहीं हुए जितने वो तवक्को कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइस की वजह से। सो मेरा ये ख्याल है कि चूँकि प्राइस कंट्रोल जो है वो सूबाई चैप्टर है, तो सूबाई हुकूमतों को चाहिए। पंजाब में इन्होंने एक अलबत्ता अच्छा स्टेप किया है कि उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है जो प्राइस को देखेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे नहीं उतर रहे और उसकी वजह यही है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजबूत नहीं है, मार्केट पर छोड़ दिया है। मार्केट बहुत हॉस्टाइल है इस वक्त भी और वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही है। इसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आम लोगों तक इसका फ़ायदा ना गया तो भी मैं नहीं समझता कि मुल्क में स्टेबिलिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का एक बहुत बड़ा इशू है और उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन
की कॉस्ट बढ़ गई है, इसी तरह आपके और खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को नीचे लाना पड़ेगा। इस वक्त आप जिस जो रेट चार्ज कर रहे हैं कंज्यूमर से, वो बिल्कुल भी वायबल नहीं है। उसकी इंडस्ट्री मुतासिर होगी, आपकी जो प्रोडक्शन है वो मुतासिर होगी, आपकी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली नीचे लाया जाए। जो मसाइल अभी मौजूद हैं, पेट्रोलियम के बाद इलेक्ट्रिसिटी का है, गैस के टैरिफ्स हैं, अब जो सर्दी आ रही है इसमें गैस की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एक जामे प्लान अब लेकर आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सियासी स्लोगन से बात नहीं बने। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लगता है कि अब जो IMF के साथ जो प्लान है जो कि 2027 तक है, अब किस तरह से IMF को भी गुड बाय कहेंगे? 2016 में पहले भी एक बार कर चुके हैं। आपको लगता है इस हुकूमत में ये अहलियत मौजूद है कि हम इन कर्जों के बोझ से किसी न किसी तरह से निकलें? मुझे अभी तो ये अहलियत नज़र नहीं आती, सच्ची बात है। इसमें बड़े मसाइल हैं, हुकूमत अभी भी कमज़ोर फैसले कर रही है। देखिए ना, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं और बड़े बड़े जो मैं कहूँगा सरमायादार हैं, उनको अभी भी हम टैक्स नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि वो टैक्स डेफिसिट पे लोगों पर ट्रांसफ़र हो जाता है और लोगों को वो अदा करना पड़ता है। सो अभी भी हुकूमत उन शोबों की तरफ नहीं हाथ लगा रही जिनमें टैक्स का एक बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वो हम नहीं लेते। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अब संजीदगी से काम करना चाहिए। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, आपके रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है, आपके और अच्छे इशारे बन रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा इनटू बेसिक। जब भी हम देखते हैं मईशत कहीं ना कहीं हमें बेहतर जाती हुई दिखाई देती है, आपको लगता है कि फिर जो मुजाहरे हो जाते हैं, जो हड़तालें हो जाती हैं, इसका मईशत पर असर क्या पड़ता है? इनसे बचने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हमेशा से एक बात की जाती है? ये भी आप सही कह रहे हैं, ये भी एक फेलियर है हुकूमत का कि भाई आप अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनाते तो उसके इफेक्ट तो आपको फेस करने पड़ते हैं और आम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो हुकूमत को एक सियासी मनसूबाबंदी करनी चाहिए, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें, खासतौर पर इकानमी के मामला पर, और उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि जिस वक्त आप स्टेबिलिटी में जा रहे हैं, इस तरह की ये जो प्रोटेस्ट हैं या सड़कें बंद करना है या दीगर जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल एक और पॉलिटिकल एजेंडे उसी वक्त ही होता है जिस वक्त आप सारों को ऑन बोर्ड लेते हैं, आप एंटागोनिज्म से निकलते हैं, डायलॉग पे जाते हैं, एकोमोडेट करते हैं, चीज़ों को बराबर की सतह पर लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ बहुत कम है, वो एंटागोनिज्म को ज़्यादा बढ़ा रही है। इससे बचना चाहिए, ये ख़तरनाक होगा मईशत के लिए। और जिस स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं वो उसी सूरत में आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी आपकी। ठीक है, और दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाहते हैं। कल एक सऊदी डेलीगेशन भी पाकिस्तान पहुंचा जिसने वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है। उस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये बहुत बार ये कह दिया जाता है MOU तो साइन हो जाते हैं, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली होते नहीं देख रहे, उसकी क्या वजूहात समझते हैं आप? देखिए, पहली बात, एक चीज़ को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान पिछले 20 साल से बिकॉज ऑफ वॉर ऑन टेरर हम आइसोलेशन में चले गए थे। हमें दुनिया इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गए थे दुनिया की कम्युनिटी में। अब आहिस्ता आहिस्ता हमने वो आइसोलेशन तोड़ी है। पिछले 3 साल में हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है और भी इंटरेस्ट पैदा हुए हैं दुनिया के ममालिक में। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो कर्ज़ों में इजाफे की वजूहात हैं उसको भी देखा जाए, IMF के साथ जो प्लानिंग, जो डील्स की जा रही हैं उनको भी देखा जाए, ताकि जो आवाम है उस तक महंगाई का अभी जो इफेक्ट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई बढ़ने की जो रेशो है उसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक भी मुंतकिल यकीनी तौर पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के आखिर में एक दिलचस्प ख़बर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। किसी मुलाजमत के लिए अगर आपने दरख्वास्त भेजी हो और दिन रात आप उसके जवाब का इंतज़ार करते रहे हों और कोई जवाब ना आए, तो फिर तसव्वुर करें कि अगर आपको वो जवाब 50 साल बाद मिले तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा। यकीनी तौर पर आप हैरान रह जाएंगे। और यही हुआ है बरतानिया की एक 70 साला खातून के साथ, जिन्हें अपने ख़त का जवाब तकरीबन निस्फ सदी बाद मिला है। ये कहानी किसी फिल्म का मंजरनामा नहीं है बल्कि हकीकत है। 1976 में नौजवान टेजी हडसन ने मोटरसाइकिल स्टंट राइडर बनने के ख्वाब के साथ एक मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी।
वो हर रोज़ अपने पोस्ट बॉक्स में जवाब का इंतज़ार करती थी, लेकिन मायूस कुन खामोशी का उन्हें सामना रहता था। जवाब ना मिलने की मायूसी उनके दिल में रही, मगर ज़िंदगी आगे बढ़ गई और 48 साल बाद एक दिन वही ख़त अचानक वापस उनके हाथ में आया, जैसे वक्त की दीवार को चीरकर माजी की एक झलक सामने आ गई हो। बरतानवी पोस्ट ऑफिस ने ख़त अपने किसी दराज में फंसा हुआ पाया और जब उसे आखिरकार दरियाफ्त किया गया तो उसे फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया। ये लम्हा हुड्सन के लिए हैरत और दिलचस्पी का बायस था। तसव्वुर करें कि निस्फ सदी बाद अपने ही हाथों से लिखा हुआ ख़त आप देख रहे हैं। टेज़ी हुड्सन के लिए यह वाक़या बहुत ज़्यादा जज्बाती था और हैरत अंगेज़ भी था। वो ये बताती हैं कि उन्हें आज भी वो लम्हा याद है जब उन्होंने लंदन के अपने फ्लैट में बैठकर ये ख़त टाइप किया था और किस तरह से वो रोज़ाना अपने पोस्ट बॉक्स को देखती थी और जवाब ना पाकर मायूस हो जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि इस ख़त के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी मिला है, जिसमें लिखा ये था कि ये ख़त स्टेन्स पोस्ट ऑफिस के एक दराज के पीछे से मिला और 50 साल की ताख़ीर से उन्हें वापस पहुँचाया जा रहा है। ख़त लिखने वाले ने भी अपना नाम जाहिर नहीं किया और ना ही ये बताया है कि खातून का नया जो एड्रेस है वो उन्हें किस तरह से मिला है, क्योंकि इस तवील अरसे में वो कई बार अपने घर भी बदल चुकी थी। अगरचे ये मुलाजमत उन्हें कभी नहीं मिल सकी, लेकिन टेज़ी हुड्सन की ज़िंदगी ने उन्हें कई दिलचस्प तजुर्बात से भी नवाजा है। जिस तरह से उन्होंने सांपों को संभालने का काम किया है, एरोबिक पायलट बनने और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जैसे हैरत अंगेज़ पेशों में उन्होंने अपनी सलाहियतों को आजमाया और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का भी सफ़र किया। तो ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे हैरत अंगेज़ लम्हात भी आ जाते हैं जिनकी हम बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, और 50 साल बाद मुलाजमत के ख़त का मिलना शायद एक अजीब व गरीब वाक़या हो, मगर उसने टेज़ी हुड्सन की ज़िंदगी में एक दिलचस्प याद का इजाफा भी कर दिया जो उनकी तवील ज़िंदगी की हैरत अंगेज़ कहानियों में भी शामिल हो गया है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।